Hello students, welcome back to my channel. So today we are discussing राज्यसभा की पावर्स क्या हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि राज्यसभा का टॉपिक पहले भी राज्यसभा की कॉम्पोजिशन और कुछ फीचर्स पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अपने पिछले वीडियो में क्वालिफिकेशंस, इलेक्शन मेथड, ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी है सो प्लीज़ चेक इट आउट. यहाँ पर हम राज्यसभा की पावर्स को डिस्कस करेंगे. एंड सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आती है लेजिस्लेटिव पावर. तो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग के सेक्टर में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की इक्वल पावर्स है. दोनों इक्वल पावर्स शेयर करते हैं. अब कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और लोकसभा में भी, दोनों हाउसेज में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. अगर राज्यसभा ने पहले अप्रूव कर दिया तो वो जाता है अप्रूवल के लिए लोकसभा के पास. अगर लोकसभा ने अप्रूव किया तो राज्यसभा के पास अप्रूवल के लिए जाएगा. इस तरह से होता है. और अगर दोनों हाउसेज ने जब अप्रूव कर दिया हो तब वो जाता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए एंड देन इट बिकम्स अ लॉ. लेकिन अगर दूसरे हाउस ने, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा ने अप्रूव किया, लोकसभा के पास गया और लोकसभा ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया उस बिल को, देन डेडलॉक आ जाता है, डेडलॉक अकर कर जाता है. अब डेडलॉक जब आएगा, इन केस ऑफ डेडलॉक, जो प्रेसिडेंट है वो एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं जिसे प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर. और अगर इसके बाद भी डेडलॉक रिजॉल्व ना हुआ हो तो बिल इज डीम्ड टू हैव बीन किल्ड, मतलब बिल पास नहीं होता. सो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में राज्यसभा की भी इतनी पावर है. राज्यसभा भी चाहे तो बिल को रिजेक्ट कर सकता है और लोकसभा भी चाहे तो बिल को रिजेक्ट कर सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पावर. तो इस सेक्टर में राज्यसभा का बहुत ही कम रोल रहता है और जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और सबसे पहले वहाँ पास होता है. फिर जाता है राज्यसभा में पास होने के लिए और राज्यसभा को 14 डेज का टाइम दिया जाता है कंसिडर करने के लिए, इस बिल को कंसिडर करने के लिए. लेकिन अगर उन 14 डेज में राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करती है, तब भले राज्यसभा ने पास किया हो या ना किया हो, तब भी वो बिल पास हुआ माना जाता है. फेलियर टू कॉज द बिल कॉजेज द बिल टू बी पास्ड. अगर राज्यसभा ने पास नहीं भी किया तो ये बात मैटर नहीं करती, वो बिल पास हुआ माना जाएगा. तो राज्यसभा का इसमें रोल क्या है? तो रोल बस ये है कि उस बिल में राज्यसभा केवल अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकते हैं कि कोई चेंजेस लाने हैं इस बिल को लेकर के. अगर कोई पॉइंट इन्हें अच्छा नहीं, सही नहीं लग रहा हो, करेक्ट ना लग रहा हो, और दे वांटेड टू ऐड सम फर्दर पॉइंट्स, तो वो राज्यसभा प्रपोज कर सकते हैं कि सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सब पॉइंट्स आने चाहिए. देन ये बात लोकसभा पर डिपेंड करती है कि उन्हें ये अमेंडमेंट्स चाहिए, ये कंसिडरेशन चाहिए कि नहीं, इस एडवाइस को फॉलो करना है या नहीं. रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं. सो यहाँ पर इतना कोई बड़ा रोल नहीं है, बस इतना सा रोल है फाइनेंशियल सेक्टर में, बस इतना सा रोल है कि किसी भी मनी बिल को केवल मनी बिल में अमेंडमेंट्स प्रपोज किया जा सकता है और 14 दिन के अंदर अंदर उसे एक्सेप्ट करना होगा. अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सेक्टर की. तो यहाँ भी राज्यसभा का काफी लिमिटेड रोल है. कैसे? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए. लोकसभा को ही उन्हें, दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा. ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, एंड पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल वाले चैप्टर में भी मैंने ये बात बताई है आपको. एंड लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कर सकती है.
लेकिन जो राज्यसभा है वो केवल राज्यसभा के मेंबर्स केवल मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन, काम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हो उसे क्रिटिसाइज करने की पावर है राज्यसभा के पास, और कुछ क्वेश्चंस और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस रिगार्डिंग दोज पॉलिसीज वो पूछ सकते हैं, और कुछ एडजर्नमेंट मोशन कर सकते हैं। मेंबर्स को लेकर एडजर्नमेंट मोशन कर सकते हैं। कई सारे मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी लिए जाते हैं। एंड पहले एक कन्वेंशन था कि प्राइम मिनिस्टर वो हमेशा लोकसभा के ही होंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही आते थे, बट अब इस कन्वेंशन को हटा दिया गया है, क्योंकि कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी, जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 1996 में HD देवगौड़ा जो थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, जो 1996 के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जिनकी अभी कुछ ही दिन पहले डेथ हुई है, वो भी राज्यसभा के ही मेंबर थे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पावर्स की। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर्स, तो ये भी इक्वल पावर्स हैं, इस सेक्टर में भी इक्वल पावर्स हैं, क्योंकि अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा पहले अडॉप्ट करेगी, फिर जाएगा लोकसभा के पास अप्रूवल के लिए, और लोकसभा ने पास कर दिया तब वो अमेंडमेंट हो जाएगा, वो अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। एंड और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर जाएगा राज्यसभा के पास अप्रूवल के लिए। अब इसमें यह है कि दोनों हाउसेस से पास होना कंपलसरी है। अमेंडमेंट बिल का दोनों हाउस से पास होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा ने पास किया या नहीं, जस्ट लाइक इन मनी बिल वाले केस की तरह यहाँ अमेंडमेंट पावर्स का नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्टोरल पावर्स, तो राज्यसभा के पास कुछ इलेक्टोरल पावर्स हैं। जैसे राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्ट लेते हैं, वो वोट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स पार्ट लेते हैं। फिर आता है डेप्यूटी चेयरमैन, तो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही एक को चुना जाता है एज अ डेप्यूटी चेयरमैन, तो उसमें भी राज्यसभा में खुद ही चुना जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स खुद ही चुनते हैं अपने में से एक मेंबर को डेप्यूटी चेयरमैन। नाउ जुडिशियल पावर्स की अगर बात करें तो इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में राज्यसभा का रोल होता है अलोंग विथ द लोकसभा। अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया हो किसी भी तरह से, तब राज्यसभा और लोकसभा मिलकर इम्पीचमेंट मोशन चलाती है, इम्पीच करती है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना हो पावर से, तब राज्यसभा का रोल होता है, तब वो एक स्पेशल एड्रेस पास करती है राज्यसभा। अब वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो चार्जेस हैं, ये लोकसभा में नहीं आते, राज्यसभा में ही आते हैं, राज्यसभा में ही इन्वेस्टिगेट होते हैं। टॉकिंग अबाउट द हाई ऑफिसर्स, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके, इस तरह के जो हाई पोस्ट के ऑफिसर्स होते हैं, इन्हें भी पावर से रिमूव करने का हक राज्यसभा को है।
रेजोल्यूशन पास करके ये राज्यसभा के पास राइट है कि वो रेजोल्यूशन पास करें इनके अगेंस्ट। अटॉर्नी जनरल, सीएजी या सीईसी, इनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करके इन्हें पावर से रिमूव कर सकते हैं, इन्हें अपनी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द सबसे ज़्यादा जो स्पेशल पावर्स होती है राज्यसभा की, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली पावर है जो दी हुई है आर्टिकल 249 के अंदर, कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट, मैंने पहले पिछले वीडियो में एक बार बताया था आपको कि 3 टाइप की लिस्ट्स होती हैं। यूनियन लिस्ट, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाता है। नेक्स्ट आती है स्टेट लिस्ट, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। एंड देन इट इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्यसभा के पास पावर है कि किसी भी कि एट एनी टाइम 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके स्टेट लिस्ट के एक सब्जेक्ट को एक एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है कि जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा हो और स्टेट उसे हैंडल ना कर पा रहा हो, कोई भी स्टेट उसे हैंडल ना कर पा रहा हो, तो राज्यसभा के पास पावर है कि वो इस सब्जेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर डिक्लेयर कर दे। इससे यूनियन पार्लियामेंट को पावर मिलती है कि 1 साल के लिए उस सब्जेक्ट को वो हैंडल करे। जैसे यूनियन लिस्ट में से ऐसा रूल है कि जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं केवल उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और लेकिन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को पर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। बट इस केस में ऐसा, अगर नेशनल इम्पोर्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया, तब यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि उस सब्जेक्ट को 1 साल के लिए हैंडल करे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 319। अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो या किसी ऑल इंडिया सर्विस को अबॉलिश करना हो, तो ये राज्यसभा के पास पावर है। जैसे ऑल इंडिया सर्विस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, इस टाइप की जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देकर के जो सर्विस होती हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम से, वो वाली सर्विसेज। नेक्स्ट, जब लोकसभा डिसॉल्व होने वाली हो और तब ज़रूरत पड़े किसी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, कहीं पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, तो ये पावर भी राज्यसभा के पास है। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।